मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके बीच पृथ्वीराज रासों से संबंधित एक वीडियो प्रस्तुत करने के बाद इसकी प्रामाणिकता पर आधारित वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। चूँकि उत्तर लंबा होगा इसलिए दो भाग में प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने से तो आप भी परिचित होंगे कि पृथ्वीराज रासों को लेकर के तीन प्रश्न उठते हैं प्रामाणिकता की दृष्टि से। यह अप्रामाणिक है, नंबर 2 यह प्रामाणिक है और नंबर 3 ये अर्ध प्रामाणिक है। तो एक वीडियो में हम लोग इसकी अप्रामाणिकता के संदर्भ देखेंगे और दूसरे वीडियो में प्रामाणिकता के संदर्भ, साथ ही पहली वीडियो में हम इसकी पृष्ठभूमि भी देखेंगे। कुछ इस प्रकार पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के विविध संदर्भ। नंबर 1 अप्रामाणिक। हिंदी साहित्य में प्रामाणिकता की दृष्टि से यह ग्रंथ सर्वाधिक विवादग्रस्त रहा है। प्रारंभ में कर्नल टाड ने इसे प्रामाणिक मानकर इसके छंदों का अंग्रेजी अनुवाद कर इसके काव्य सौंदर्य की भूरि भूरि प्रशंसा की। फ्रांसीसी विद्वान गार्सन द तासी ने भी इसे प्रामाणिक माना था। अतः रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने इसका संपादन भी आरंभ कर दिया था। इसी बीच 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर को कश्मीर से पृथ्वीराज विजयम नामक संस्कृत भाषा का काव्य ग्रंथ मिला। उन्हें यह ग्रंथ तिथियों की दृष्टि से पृथ्वीराज से अधिक प्रामाणिक लगा। फलतः रासों की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ वह आज तक सुलझ नहीं पाया है। इस दृष्टि से आलोचकों की निम्न 4 मान्यताएं अस्तित्व में हैं। नंबर 1 प्रथम वर्ग। इस वर्ग के आलोचक रासों को पूर्णतया अप्रामाणिक मानते हैं। ये चंद्रको चौहान का दरबारी कवि न मानते हुए इस कृति को भी पृथ्वीराज का समकालीन नहीं मानते। उनका आधार है इसकी तिथियों का ऐतिहासिक तिथियों से मेल न खाना। इन आलोचकों में कविराजा श्यामलदान, कविराजा मुरारीदान, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, मुंशी देवी प्रसाद, श्री अमृत लाल शील, रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। नंबर 2 द्वितीय वर्ग। इस वर्ग के आलोचक रासों के समकालीन अथवा वर्तमान स्वरूप को प्रामाणिक मानने के साथ ही चंद्र को पृथ्वीराज का समकालीन भी मानते हैं। इनके अनुसार इसमें कुछ प्रक्षिप्त अंश हैं जिन्हें हटाकर इसे प्रामाणिक स्वरूप दिया जा सकता है। इनमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु तथा मोतीलाल मेनारिया का नाम उल्लेखनीय है। नंबर 3 तृतीय वर्ग। इस वर्ग के आलोचक रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। इनके अनुसार चंद पृथ्वीराज का दरबारी कवि था और उसने पृथ्वीराज रासों का लेखन भी किया था, किंतु अब उसका मूल स्वरूप अप्राप्य है। उपलब्ध ग्रंथ परिवर्तित एवं विकृत स्वरूप में है। इनकी इस मान्यता का मूलाधार इसकी भाषा है। इन विद्वानों में डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मुनि जिनी विजय, अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। नंबर 4 चतुर्थ वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले नरोत्तम स्वामी जैसे आलोचक चंद को पृथ्वीराज का दरबारी कवि मानते हुए भी रासों को प्रबंध काव्य के रूप में रचित नहीं मानते। उनके अनुसार इसकी रचना जैन ग्रंथमाला में फुटकर पदों के रूप में हुई थी। उक्त विवादों के मध्य अद्यावधि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि रासों प्रामाणिक ग्रंथ है या अप्रामाणिक ग्रंथ। कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो इसे विशुद्ध एवं उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ मानते हैं। इसकी प्रामाणिकता से संबंधित विवादों के विविध पहलू इस प्रकार हैं। नंबर 1 रासों की अप्रामाणिकता। रासों को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के अनुसार नंबर 1 इसमें वर्णित घटनाएं इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाती। नंबर 2 इसमें दी गई तिथियां भी ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर गलत सिद्ध होती है। नंबर 3 इसकी भाषा भी अव्यवस्थित है। इनसे संबंधित मान्यताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 रासों में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिक घटनाओं से मेल नहीं खाती। ये किस प्रकार है? नंबर 1 रासों में दी गई क्षत्रियों की वंशावली प्राप्त प्रमाणों के आधार पर गलत है। यहाँ परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रिय अग्निवंशी क्षत्रिय बताए गए जबकि वो सूर्यवंशी हैं। नंबर 2 रासों में दिए गए नाम प्रायः अनैतिहासिक हैं। यहाँ पृथ्वीराज की माता का नाम कमला देवी बताया गया है, जबकि पृथ्वीराज विजयम तथा अन्य प्रमाणों से उनका नाम कर्पूर देवी मिलता है।
वे न तो अनंगपाल की पुत्री थी और न अनंगपाल का जयचंद्र से कोई संबंध ही था। ये सभी बातें रासो के कृतिकार्य की कल्पना कही जा सकती हैं। पृथ्वीराज के पुत्रों और सामंतों के नाम भी ऐतिहासिक नहीं हैं। नंबर 3, गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित संयोगिता स्वयंवर तथा पृथ्वीराज और जयचंद्र की शत्रुता को भी अनैतिहासिक मानते हैं। साथ ही शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुए युद्ध और पृथ्वीराज का गजनी ले जाने का प्रसंग भी कपोल कल्पित माना जाता है। वस्तुतः पृथ्वीराज गोरी से लड़ते हुए मारा गया था। नंबर 4, पृथ्वीराज द्वारा गोरी का मारा जाना भी इतिहास संगत नहीं है। इतिहास के अनुसार गोरी गख्खरों से लड़ता हुआ मारा गया था। नंबर 5, इसकी कुछ और बातें भी पूर्णतः अनैतिहासिक हैं, जैसे अनंगपाल को दिल्ली का राजा बताना तथा पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध। इतिहास के अनुसार दिल्ली में अनंगपाल नाम का कोई राजा नहीं था तथा ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि भीम सिंह पृथ्वीराज की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक जिंदा रहा। उक्त विसंगतियों के आधार पर विद्वानों ने इस कृति को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। इसी क्रम में दूसरा मत है, रासो की तिथियां भी ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खाती। नंबर 1, इस कृति में वर्णित प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। पृथ्वीराज का जन्म 1058 ईस्वी, उसका गोद लिया जाना 1061 ईस्वी, कन्नौज गमन 1090 ईस्वी तथा शहाबुद्दीन गोरी के साथ युद्ध 1101 ईस्वी। ये सभी तिथियां तत्कालीन ऐतिहासिक प्रमाणों, शिलालेखों, दानपत्रों तथा विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के आधार पर गलत सिद्ध होती हैं। गोरी और चौहान के मध्य हुए युद्ध का समय 1191 ईस्वी मिलता है, जबकि चंद ने इसे 1101 ईस्वी बताया है। इसी प्रकार अन्य तिथियां भी ऐतिहासिक दृष्टि से संगत नहीं हैं। नंबर 2, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो की तिथियों को ऐतिहासिक आधार पर संगत बनाने के लिए एक कल्पना का सहारा लिया है। वे इस संदर्भ में पृथ्वीराज रासो के निम्न दोहे को आधार बनाते हैं। 1115 विक्रम साक आनंद ते रिपु जयपुर हरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। यहाँ वर्णित विक्रम साक आनंद में आए आनंद शब्द का उन्होंने 90 बराबर 0 नंद माने 9 अर्थ निकाला। उनके अनुसार यदि रासों में वर्णित तिथियों में से 90 वर्ष जोड़ दिए जाए या ये तिथियां जोड़ दें तो ये तिथियां ऐतिहासिक तिथियों से मेल खाने लगेंगी। उनके अनुसार पृथ्वीराज ने अपना संवत चलाया था, जिसमें से शूद्रवंशी नंद राजाओं के शासन के 90 वर्ष निकाल दिए थे। किंतु उक्त मान्यता तथ्यगत कम काल्पनिक अधिक है, क्योंकि मात्र शूद्र होने के कारण नंदों के शासनकाल को राजपूतों के शासनकाल से अलग कर दिया गया हो, अन्यत्र इसका कोई प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रही आनंद संवत शब्द की बात, तो कहीं कहीं वह अनिंद संवत भी मिलता है। नंबर 3, कर्नल टाड ने रासों की तथा ऐतिहासिक तिथियों में 100 वर्ष का अंतर बताते उन्हें काल्पनिक तथा अप्रामाणिक माना है। अर्थात रासों की तिथियां ऐतिहासिक दृष्टि से अशुद्ध हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्र यदि पृथ्वीराज का समकालीन होता तो इस प्रकार की भूल नहीं होती। इस संदर्भ में शुक्ल जी की टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के कुछ उलटफेर नहीं किया जा सकता। जयानक का पृथ्वीराज विजयम भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, परंतु इसका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता
और इसमें कुछ थोड़े से अंश भी पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। नंबर 3, रासों की भाषा अव्यवस्थित है। इस ग्रंथ की अनमेल खिचड़ी भाषा इसके किसी विशेष समय की भाषा होने का संकेत नहीं देती। इसकी न तो कोई निश्चित प्रकृति है और न निश्चित रूप ही। कहीं संस्कृत तो कहीं प्राकृत या अपभ्रंश के शब्द मिलते हैं, कहीं अरबी फारसी के शब्द हैं तो कहीं देशज शब्दों की बहुलता है। इस भाषागत विविधता के कारण यह कृति किसी एक युग में रची गई प्रतीत नहीं होती। विद्वानों के अनुसार यह भाषा 12वीं सदी की कम 16वीं सदी की अधिक प्रतीत होती है। इस संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की तो कोई व्यवस्था नहीं है, दोहों की और कुछ कवित्वों या छप्पियों की भाषा तो ठिकाने की है। त्रोटक आदि छोटे छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी भरमार मिलती है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चयन पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों के वाकजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। उक्त संदर्भों के आधार पर विद्वानों का निष्कर्ष यह है कि पृथ्वीराज रासो न तो किसी एक कवि की कृति है और न ही इसकी रचना किसी एक निश्चित समय में हुई है। यह काव्य ग्रंथ भिन्न समय में अनेक चरण कवियों द्वारा लिखा गया है। तो मित्र, यह प्रामाणिकता से संबंधित पहला वीडियो जिसमें हमने चर्चा की कि इसे अप्रामाणिक क्यों मानते हैं, और दूसरे वीडियो में कल ही आपको प्रस्तुत करूंगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि यह प्रामाणिक कैसे है विद्वानों के अनुसार अथवा अर्ध प्रामाणिक कैसे है। थैंक यू।